मैं कहा देखो आप बहन जी मेरी हो सकती हैं, मेरे बच्चे की बुआ हो सकती हैं, लेकिन आप ध्यान रखना कि वो सही माने में बहन और बुआ आकाश आनंद और अनंत की ही है, मेरी और तुम्हारी नहीं है। क्योंकि उस 1000 करोड़ के बंगले में मैं और तुम चपरासी नहीं बन सकते जिसमें आकाश आनंद रहता है। उसमें मैं और तुम घुस नहीं सकते, उस दरवाजे पर मैं और तुम नहीं जा सकते जिसमें आकाश आनंद रहता है। वहां मैं चपरासी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि बहन जी मेरी बहन जी है, लेकिन उनका भतीजा आकाश आनंद है, इसलिए वो 1000 करोड़ के बंगले में रहता है। तुमने बेशक राजनीतिक दलों को मजबूत करने के लिए दरी बिछाई होंगी, झंडे गाड़े होंगे, लेकिन तुम्हें क्या मिला? गाली देने से पहले सोच लो। अब सारी दुनिया को दुश्मन ही बना लोगे तो दोस्त कहां से लाओगे? हमको कहीं ना कहीं तो समझौता करना पड़ेगा ना। मैं मानता हूं कि राजनीति बहुत बड़ी चीज है और राजनीतिक ताला चाबी जो है वो एक ऐसी चाबी है जो हर समस्या का समाधान कर देती है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि अगर ताला लोहे का है तो चाबी भी लोहे की होनी चाहिए, तभी ताला खुलेगा। लकड़ी की चाबी से ताला नहीं खुलेगा, ये भी हमको स्वीकार कर लेना चाहिए। और ये भी बात मान लीजिए, अगर ताला बहुत ज्यादा ताकतवर है तो चाबी को अपने अकॉर्डिंग हिलाएगा। खुलना इधर को है, खुल उधर को जाएगा। कब वो अम्बेडकरी मूवमेंट की तरफ खुलेगा ताला, कब आरएसएस की तरफ खुल जाएगा, ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लिहाजा ताले की चाबी के पीछे सामाजिक शक्ति होनी चाहिए, ताला सही दिशा में खुले, अन्यथा फिर गलत दिशा में खुलेगा जैसा खुल रहा है। राजनीतिक सत्ता हासिल करना अच्छी बात है, एमपी एमएलए बनिए, मुझे कोई शिकायत नहीं है। आप प्रधानमंत्री बनिए, राष्ट्रपति बनिए, सब कुछ बनिए, ये संविधान आपको अधिकार देता है। लेकिन जरा ये भी सोच लीजिए कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री बनने के बाद करना क्या है। आपको पता है, मैं तो मुझसे कई बार बसपा के लोग उलझ जाते हैं, मैं तो नाम लेके बोल देता हूं कई बार। अरे भाई साहब आप नहीं चाहते, लोग नारा लगा रहे हैं नेक्स्ट पीएम बहन जी, अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूं बहन जी प्रधानमंत्री बने। मैंने पीछे ट्वीट कर दिया कि चलो अच्छा एक बात बताओ, अगर बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी तो 50 लोगों के नाम बताओ जो मंत्री बनेंगे। कौन बनेगा भाई बताओ जरा? 50 लोग हैं हमारे पास में। हमारे पास वित्त के सलाहकार हैं, कानून के सलाहकार हैं, विदेश नीतियों के सलाहकार हैं, कोई ज्ञाता कोई है हमारे पास 50 लोग। अगर हम मुझे प्रधानमंत्री बना जाए तो मेरे पीछे 100 लोग ऐसे होने चाहिए जो देश को चला ले। नहीं है हमारे पास वन मैन शो चल रहा है। हमको चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ें, समझें। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मैं सच बता रहा हूं आपको कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब हम लोग पढ़ते ना तो हमको पता चलता है वो एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस देश के अंदर हजारों, करोड़ों, लाखों लोग मेरे जैसे और आपके जैसे तैयार कर दिए, जो आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात कर रहे हैं। क्या कारण है कि हम लोग बाबा साहब की मूवमेंट को आगे नहीं चला पा रहे? क्या कारण है कि हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर के उस विचार को जन जन तक नहीं पहुंचा पा रहे? क्या कारण है कि अकेले अम्बेडकर ने गांधी और नेहरू और पटेल को झुका दिया? क्या कारण है कि हम लोग सारे मिलकर के वर्तमान की सरकार को नहीं हिला पा रहे? लोग कहते हैं कि जी डॉक्टर अम्बेडकर आरक्षण की व्यवस्था करके गए तो हमको आरक्षण मिला, अच्छी बात है मिला। वो संविधान तो आज भी है, वही संविधान है, बदला तो नहीं है ना। जो संविधान इंदिरा और नेहरू के समय पर था, जो संविधान जवाहरलाल नेहरू के समय पर था, वो संविधान आज भी है, उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ है, वही फंडामेंटल राइट्स हैं। तो क्या जो इंदिरा, नेहरू, कांग्रेस और अन्य उस समय की पार्टियां आपको घर घर से बुला करके नौकरी देकर के चली गई, वो नौकरियां आपको मिल रही हैं? नहीं मिल रही ना। उस समय तो आपके पास कुछ नहीं था संविधान को बचाने के लिए। आज तो आपके पास हजारों आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ है। आज आप नहीं बचा पा रहे हो भाई। सरकार की मंशा देने की होनी चाहिए। अगर सरकार की मंशा देने की है तो वो देगी, नहीं होगी तो वो नहीं देगी और कतई नहीं देगी। एक ये दिल्ली में बड़ा एक मशहूर रोड है, तुगलक रोड, उस पर बहुत सारी कोठियां हैं, ऐसी कई रोड हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप समझ जाओगे। एक हमारे साथी हैं, उन्होंने हमसे कहा कि भाई साहब बहन जी जो है वो, मैं नाम लेके बोलता हूं तो इसलिए थोड़ा सा कड़वा लगता है लोगों को। मैं कहते देखो आप बहन जी मेरी हो सकती हैं, मेरे बच्चे की बुआ हो सकती हैं, लेकिन आप ध्यान रखना कि वो सही माने में बहन और बुआ आकाश आनंद और अनंत की ही है, मेरी और तुम्हारी नहीं है। क्योंकि उस 1000 करोड़ के बंगले में मैं और तुम चपरासी नहीं बन सकते जिसमें आकाश आनंद रहता है। उसमें मैं और तुम घुस नहीं सकते, उस दरवाजे पर मैं और तुम नहीं जा सकते जिसमें आकाश आनंद रहता है। वहां मैं चपरासी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि बहन जी मेरी बहन जी है, लेकिन उनका भतीजा आकाश आनंद है, इसलिए वो 1000 करोड़ के बंगले में रहता है। तुमने बेशक राजनीतिक दलों को मजबूत करने के लिए दरी बिछाई होंगी, झंडे गाड़े होंगे, लेकिन तुम्हें क्या मिला? तुम्हें जो मिला था वो भी जाता रहा।
कह रहा हूं, मैं तो राजनीतिक पार्टियों से कहता हूं कि आपने 10 साल तक कांग्रेस को समर्थन दिया, क्या लिया बदले में? बताओ चलो मुझे। बैकलॉग पूरा करवा लेते, निजी क्षेत्र में आरक्षण ले लेते, अरे समाज के लिए कुछ तो ले लेते। तुमने 10 साल तक कांग्रेस को समर्थन दिया, मनमोहन सिंह सरकार को। तुम्हारे पास 40 एमपी थे, 21 लोकसभा में और 19 राज्यसभा में। 40 एमपीओ का ना तुमने कोई मिनिस्टर बनवाया, ना कोई सचिव बनवाया, ना कुछ बनवाया। 40 एमपीओ का समर्थन तुम लोगों ने दे दिया। कुछ तो ले लेते समाज के लिए। तुम लोग 2002 में गुजरात में मोदी जी के लिए वोट मांगने गए तो गुजरात के दलितों के लिए कुछ मांग रहे थे, कभी गुजरात के दलितों के लिए कुछ दे दो? नहीं लिया ना। क्यों नहीं लिया? जब आज बाबा साहब ने कहा था कि व्यक्ति पूजा जो है वो खतरनाक है। जब व्यक्ति, हमारे समाज से उठा हुआ व्यक्ति अपने और अपने परिवार के लिए लड़ने लगे तो हमें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। और मैं कह रहा हूं कि ये लड़ाई राजनेताओं के भरोसे नहीं है, ये फूले अंबेडकर ये आंदोलन राजनेताओं के भरोसे नहीं है, मेरे और तुम्हारे कंधों पर है। हमको अपने बच्चों को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि इस देश के अंदर 2 ही विचारधारा हैं, एक अंबेडकरी, फूले अंबेडकरी, और एक मनुवादी, गोडसे और गोलवलकर वाली विचारधारा है। अगर हमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की वैचारिकी को, फूले अंबेडकरी आंदोलन को जिंदा रखना है तो हमें नेताओं से छोड़ना पड़ेगा कि नेता हमारा कुछ करेंगे। नेताओं का कोई भरोसा नहीं, कब कहां किस चुनाव जीतने के चक्कर में पलटी मार दें। बात आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। रात में सुरेश कुमार कैथ साहब की रिटायरमेंट पार्टी में था, जो चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश रिटायर हुए हैं। तो रात उनकी पार्टी थी और तो मैं वहां था, तो मैं वो देख रहा था दृश्य। तो मैं देख रहा था कि जो दृश्य है वहां पर तमाम आईएएस, पीसीएस, आईएफएस, आईआरएस, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, वकील, तमाम वो लोग थे हजारों की संख्या में। जो लोग गांव देहात में जो मेरा समाज रहता है, जो हाशिए पर मेरा समाज रहता है, वो कल्पना नहीं कर सकता कि एक समाज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष की वजह से, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लिखे हुए संविधान की वजह से एक ऐसा भी समाज बन गया है कि 5 स्टार होटल में आज की तारीख में वो रिटायरमेंट पार्टी को सेलिब्रेट कर रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग आईएएस, पीसीएस, आईएफएस और डॉक्टर और इंजीनियर हैं। ये बाबा साहब के संघर्ष की वजह से हो पाया, संविधान की वजह से हो पाया। लेकिन मुझे चिंता होती है, मुझे चिंता होती है कि ये पार्टी 10 साल के बाद हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। मुझे इस बात की चिंता होती है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, फूले, कबीर, नानक, रैदास, साहू, वो जो हमारे पुरखे थे, वो तो पूरे जीवन भर संघर्ष करते रहे। उनके संघर्ष की वजह से जो हमको मिला वो खत्म हो रहा है। अभी हिमांशु ने बहुत अच्छी बात कही। डॉक्टर रतनलाल बोल करके गए थे मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो रही तो हम लोग खुश होते हैं। हिमांशु ने उससे आगे की बात कही कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट नहीं हो रही, उनका तो कल भी 50 रुपए दर्जन केला बिक रहा था, आज भी 50 रुपए दर्जन केला बिक रहा है, उनका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि हमारा पुरखा, मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा चाचा, मेरा ताऊ, जो 3 लाख रुपए महीने की नौकरी करता था, 10,000 रुपए पर डे की नौकरी करता था, आज मेरा बेटा, आज मेरा भतीजा, आज मेरा होने वाला, आने वाली मेरी जनरेशन 10,000 रुपए महीने की नौकरी ढूंढ रही है। एमटेक बीटेक करने के बाद में उसको नौकरी नहीं मिल रही है। ये चिंता का विषय है। मुझे 20 साल हो गए आंदोलन में लगे हुए। मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में पैदा हुआ। मेरे दादाजी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ नागपुर में दीक्षा ली थी। मैं बाई बर्थ बुद्धिस्ट हूं। मेरे नाना बौद्ध भिक्षु रहे, मेरे दादा बौद्ध भिक्षु रहे। मेरे बाप की शादी सन 70 में बौद्ध धर्म से हुई, तो मुझे कुछ सिखाने पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने अभिमन्यु ने तो सीखा होगा मां की कोख में चक्रव्यूह लड़ना, चक्रव्यूह का युद्ध लड़ना। मैंने मां की कोख में बुद्ध की और बाबा साहब की बात सुनी थी जब मैं मां की गोद में था। मैं देखता हूं अपने समाज को। आज जब मैं घर से निकला तो कुछ लोग नाले की सफाई कर रहे थे नंगे बदन। भारतीय संविधान कहता है कि आप किसी को सर पर बेड़ा ढोने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, गैर कानूनी है। लेकिन ये फिर कौन से लोग हैं मेरे ही समाज के जो नंगे बदन एक चड्डी पहन करके नाले में घुसे हुए हैं, 10 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का क्वार्टर पी करके? ये कौन लोग हैं? मेरे समाज के लोग हैं। हिमांशु ने कहा कि लोग फ्लाईओवर के नीचे रह रहे हैं, रेड लाइट पर हमारे बच्चे, वो हमारे ही लोग हैं। हमारे का मतलब है वो गरीब, वो शोषित, वो पीड़ित, SC ST OBC जिसकी हम बात कर रहे हैं। बेशक मैं मानता हूं रतनलाल सर ने बहुत सारी अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि
हम SC ST OBC एक सांस में गिन देते हैं, बिल्कुल गिन देते हैं। मैं भी मानता हूं कि हाँ OBC का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जो कट्टर हिंदू है। OBC को ही क्यों कह रहे हो, दलितों का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कट्टर हिंदू है। RSS की शाखा में जाने वाले लोगों की आप गणना कीजिए। मैं जिस कॉलोनी में रहता हूं, अभी 3 दिन पहले RSS के लिए कोई शोभा यात्रा निकल रही थी और आगे आगे जो ढोल बजा करके चल रहा था वो मेरा साथी था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो वाल्मीकि समाज से आता गहलोत था। मैंने उसको कहा मैं यार ये तुमको शर्म नहीं आती, तुम ये काम कर रहे हो, उस संगठन को पानी देने का काम कर रहे हो जो संगठन ने हमारी कमर तोड़ दी। तो मैं कह रहा हूं फिर भी आपसे कि जैसा मैंने कहा कि मैं जब निकला घर से आज, तो अक्सर दिल्ली में आप देखते हैं कि जुलाई में मानसून आने से पहले नालों की सफाई होती है, तो हमारा एक समाज नंगे बदन नाले में गटर में 100 रुपए का, 50 रुपए का, 200 रुपए का क्वार्टर पहन के दारू पी करके उतरा हुआ है। उनके जमीर को जगाने की जरूरत मेरी और हिमांशु की और तमाम लोगों की है। उनको ये बताना है कि ये गैर कानूनी है, आपको नहीं करना है, आपको पढ़ लिख करके उस मूल धारा में शामिल होना। मैं चाहता हूं कि आज की तारीख में मेरे समाज का जो व्यक्ति नाले में उतर करके नाले की गंद को साफ कर रहा है, उसका बेटा पढ़ लिख करके IAS बने, सुरेश कुमार कैद की तरह उसका रिटायरमेंट होना चाहिए 5 स्टार होटल में। यह काम हम लोगों को करना है। राजनीति पर बहुत सारी बातें की आप तमाम लोगों ने, मैं राजनीति से परहेज नहीं रखता हूं। हां, RSS और BJP की राजनीति से परहेज रखता हूं, वो मेरे विचार की राजनीति नहीं है। मैं तो हिमांशु भाई जिस संगठन में काम कर रहे हैं, मैं तो उसका राष्ट्रीय प्रवक्ता रहा हूं, भीम आर्मी का। मैं तो बसपा का मीडिया कोऑर्डिनेटर रहा हूं, बहन जी से 10 बार मुलाकात हुई है और आज की तारीख में पत्रकारिता करता हूं। देश में 1000 से ज्यादा मैंने कवि सम्मेलन बाबा साहब पर जाग जाग करके रात रात भर 18 राज्यों में किए। संसद भवन में खड़े होकर के बाद 10 बार मैंने बाबा साहब के जन्मदिन पर कविताएं सुनाई हैं। लेकिन फिर भी कहता हूं, राजनीति वो चीज है, राजनीति वो विषय है कि जिसको समझना और जिसको समझाना दोनों कठिन है। हमारे समाज के लोग कहते हैं कि राजनीति वो, बाबा साहब ने कहा था कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो हमें देश का हुक्मरान बनना है। अभी रतनलाल साहब ने उसको अच्छे तरीके से बताया, लेकिन मैं और बता देता हूं। क्या बाबा साहब ने सिर्फ इतनी ही बात कही थी? इसके आगे पीछे कुछ और भी कहा होगा। लेकिन हम जितने लोग राजनीतिक स्वार्थ साधने में लगे हैं, वो 2 बात याद रखते हैं। वो किसी भी पार्टी के लोग हो, किसी भी राजनीतिक दल में काम करते हो, वो कहते हैं कि अम्बेडकर ने कहा था कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो हमें हुक्मरान बनना है। भाई कुछ और भी कहा हुआ, पढ़ लो पूरा भाषण, 44 पेज का भाषण है वो। बाबा साहब ने कहा था कि कांग्रेस से कभी चवन्नी के हिस्सेदार मत बनना, तो फिर ये भी बता दो ये बात कब और कहां किस तारीख पे कही थी। उसके बाद बाबा साहब तो खुद जाकर के कांग्रेस की उसी सरकार में मिनिस्टर भी हो गए, 2 बार राज्यसभा सांसद भी हो गए। समय समय के अनुसार राजनीति में सोच और विचार बदलता है। जिनको हम ये कहते हैं कि एक कांग्रेस जो है वो नागनाथ एक सांपनाथ है, और कांग्रेस तो हरी घास का हरा सांप है।